Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी के जो हमारे कोर्सेज है, बीएससी सेकेंड ईयर की बैचेस, बीएससी फर्स्ट ईयर की बैचेस हमारी 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज गो एंड ज्वाइन। एंड वीडियो में अगर आपको क्या कहते हैं कहीं पे कुछ क्वेश्चन डाउट्स कुछ भी है, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी डाउट है तो हमारी वेबसाइट qtix.in पे जाइए, मेरे प्रोफाइल पे जाके आप अपने क्वेश्चन वहीं पे आस्क कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कोड प्रणय का यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल जितने भी हमारी जूलॉजी कोर्सेस है, जूलॉजी से रिलेटेड कोर्सेस है, सभी के सभी कोर्सेज पे आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो सिलेबस रिलेटेड कोर्सेज हो, मॉक टेस्ट के लिए हो, या फिर ऐसे नॉर्मल हमारे पास क्या कहते हैं हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं वैसे वाले क्वेश्चन हो, तो हर चीज में आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड प्रणय10 का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016, देखिए हमारा पेपर कौन सी ईयर का है, 2016 का है। यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के 2016 के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। पेपर हमारा सेकंड है। पेपर का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, मतलब इसमें इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी मतलब पार्क हो गए, कोई रिजर्वायर हो गया, ठीक है ना, तो ये होता है हमारे कंजर्वेशन बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि Which of the following is an example of man-made ecosystem? अब सबसे पहले क्या होता है मैन मेड इकोसिस्टम, क्या होता है मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब क्या है कि देखिए दो, एक अगर मैं बात करूं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अगर यहाँ पे मैं बताऊं आपको तो एक होता है क्या हमारा, एक होता है हमारा एक नॉर्मल जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब नेचुरल नॉर्मल जो कॉमन इकोसिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो इकोसिस्टम के जितने भी पार्ट्स है, इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होते हैं, एक सिंपल प्रोड्यूसर होता है, फिर क्या होता है कंज्यूमर होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे, और एक डिकम्पोजर होता है। ये हमारे हो गए बायोटिक फैक्टर्स। इसके बाद एबायोटिक फैक्टर में क्या हो गया हमारे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इस टाइप की चीजें हमारे कहते हैं एबायोटिक। तो कहते हैं कि इकोसिस्टम कैसे बना होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से बना होता है। और बायोटिक फैक्टर्स क्या है, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, वही एबायोटिक फैक्टर्स आर दीज। अब जब मैन मेड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो मैन मेड इकोसिस्टम कैसा होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, तो मैन मेड इकोसिस्टम होता है हमारा क्या कहते हैं जिसमें ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये क्या कहते हैं आर्टिफिशियली कंट्रोल करी जाती है। ठीक है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ इकोसिस्टम व्हिच डू नॉट रिक्वायर्स द डिकम्पोजर सेक्शन, मतलब वहां पे कोई ऐसा भी इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें क्या कहते हैं डिकम्पोजर की नीड नहीं है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत रेयरली होता है, बट क्या कहते हैं जो अगर मैन मेड इकोसिस्टम होता है तो हम उसमें कहते हैं डिकम्पोजर्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैन मेड इकोसिस्टम कैसा होता है कि जिसमें सारी की सारी जो प्रोड्यूसर है यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स, ये वाली एबायोटिक फैक्टर्स क्या कहते हैं एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड आर्टिफिशियली। क्या समझे कि जब अगर मैन मेड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, वो सारे के सारे आर्टिफिशियली कंट्रोल होंगे। तो अब इनमें से हम देखते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम टिश्यू को कल्चर करते हैं, क्या कहते हैं किसी एक कॉम्पैक्ट इकोसिस्टम में, वहां पे हमने क्या कहते हैं चलो एबायोटिक फैक्टर को हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, बट इज देयर एनी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है वहां पे, नहीं, वहां पे खाली क्या होता है हमारे, हम टिश्यू कल्चर को में क्या कहते हैं टिश्यू को ग्रोथ कराते हैं, और जो प्रोड्यूसर से रिलेटेड मतलब जो भी गैसेस है या फिर जो कि फूड है वो हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, ना कि वहां पे हम प्रोड्यूसर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैनमेड इकोसिस्टम नहीं होता, ये परफेक्ट एग्जांपल इकोसिस्टम नहीं होगा, तो टिश्यू कल्चर हमारा क्या होता है नहीं होगा। हम बात करते हैं एक्वेरियम की। एक्वेरियम में क्या होता है कि एक्वेरियम में हम जैसे कि ये बात करते हैं, एक्वेरियम में क्या करते हैं हम, ये मैनमेड होता है ये वाला भी, तो
एक्वेरियम में क्या होता है कि हम प्लांट भी फिल करते हैं, प्लांट आर दी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फिशेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश करते हैं, मतलब दीज आर दी कंज्यूमर। तो हमने क्या करा कि उसमें प्रोड्यूसर भी ऐड करा, कंज्यूमर भी ऐड करा, एंड जो उसके अंदर का टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी या फिर क्या कहते हैं जो भी पीएच वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें भी हम आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इन केस ऑफ एक्वेरियम ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन और आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी एक्वेरियम। बट अब आगे हमारे पास ऑप्शन सी भी है। तो ऑप्शन सी हर्बेरियम क्या होता है, आप अगर बोटनी के स्टूडेंट है, आपने अगर बोटनी पढ़ी है, बोटनी में क्या कहते हैं, आप प्रैक्टिकल के टाइम पे ना क्या कहते हैं, बोटनी में हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए बोलते थे। तो हर्बेरियम फाइल क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लीव्स और कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, ठीक है। इसमें कोई इकोसिस्टम ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिंपल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं बोटनी से रिलेटेड, तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सिंपल लीव लेते हैं, उसका लीव को यहाँ पे क्या कहते हैं फोल्ड करके यहाँ पे रख देते हैं, और उसको कहते हैं सैंपलिंग करते हैं, उसमें उसके क्लासिफिकेशन एंड डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसमें लिखते हैं। तो हर्बेरियम में क्या कहते हैं, हर्बेरियम का इकोसिस्टम से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इट कुड बी अ इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, बट इट इजंट इकोसिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये भी चला गया। अब मैन मेड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, forest is obviously a complete example of an ecosystem. Even the aquarium भी उतना कंप्लीट नहीं है जितना फॉरेस्ट कंप्लीट होता है, बट दिस इज नॉट अ मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो फॉरेस्ट कांट बी अ मैन मेड इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर शुड बी एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट हमारा क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम समझ गए कि मैन मेड इकोसिस्टम एक्वेरियम है, एंड इसके अलावा जो टिश्यू कल्चर है, हर्बेरियम है, फॉरेस्ट है, वो चीज क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिटोरल जोन इज लोकेटेड अलोंग द। सबसे पहले क्या होता है, हम थोड़ा समझ लेते हैं लिटोरल जोन कैसा होता है, ठीक है, कहाँ होता है। ठीक, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, कोई भी पॉन्ड, लेक समझ लीजिए, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग है ऐसा, ठीक है। अब ये हमारा साइड क्या है, इसे हम कहते हैं शोर साइड, ठीक है। यहाँ पे वाटर फील्ड है वाला एरिया, ये ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है वाला वाटर फील्ड है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो इस पॉइंट से लेके शोर साइड तक, ये वाला रीजन, इस पॉइंट से लेके इस वाले रीजन तक क्या होगा हमारा, ये एरिया एक पॉइंट बन गया हमारा, सेम इस साइड भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टाइम पे क्या, ये इस रीजन का पकड़ने का मतलब क्या है कि इस रीजन में क्या होता है, इन केस ऑफ दिस वाटर बॉडी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक पानी फील्ड है, यहाँ तक वाटर फील्ड है, ठीक है, यहाँ तक वाटर फील्ड है, ठीक है। तो जो टाइडल वेव्स होंगे कहाँ तक अटैक करेंगे, इस एरिया तक ज्यादा अटैक करेंगे, है ना, इस एरिया पे ज्यादा अटैक करेंगे। जो शोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शोर, ठीक है। तो जो शोर है, जो शोर वाला एरिया है हमारे, इसी साइड समझते हैं, जो शोर वाला एरिया है इसी में टाइडल वेव ज्यादा हिट करेंगे। तो और ये वाला, इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ओपन वाटर हो जाएगा, है ना। तो जो क्या कहते हैं शोर एरिया है, इसको हम कहते हैं, ये वाला एरिया कंसीडर किया जाता है, ये वाला एरिया कंसीडर किया जाता है एज लिटोरल जोन, ठीक है। एंड ये वाला एरिया कंसीडर किया जाता है, जो ओपन वाटर वाला जोन है, ये वाला किया जाता है लिम्नेटिक जोन। ये बात कर रहा हूं मैं वाटर बॉडी के अकॉर्डिंग, वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो लिटोरल जोन होता है, क्या होता है, नैरो होता है कंपेयर टू लिम्नेटिक जोन, ठीक है। मतलब लिम्नेटिक जोन बड़ा होता है, लिटोरल जोन छोटा होता है। अब ये जो वाटर बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एक स्टेबल वाटर की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक जो कि क्या कहते हैं, जो फ्लोइंग, जो नॉन फ्लोइंग वाटर है उसकी बात कर रहा हूँ, फ्लोइंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो काम आता है, ये जो जोन है लिटोरल लिम्नेटिक जोन, ये किस में काम आता है, वाटर बॉडी के लिए काम आता है। बट हाई माउंटेन्स तो अपने आप निकल गया, हाई माउंटेन्स भी निकल गया, डिजर्ट भी निकल गया, ठीक है। अब बचा सी एंड रिवर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि नॉन फ्लोइंग वाटर मतलब फ्लोइंग वाटर के लिए होगा नहीं, तो रिवर्स फ्लोइंग वाटर होता है, तो ये वाला भी निकल गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, जो कि हमारा है सी। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, अगर हम बात करें, सी हो गया, देन क्या हो गया हमारा, सॉरी ओशन लिख रहा हूं मैं, सी हो जाएगा, सी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पॉन्ड एंड लेक, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ दीज आर दी एग्जांपल, फिर इन तीन जगह पे सब मिल जाएगा, क्या कहते हैं हमारे लिटोरल जोन एंड लिमिटिंग जोन मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं फोटो क्या कहते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग भी इसमें हम क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए जिस एरिया तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है,
वो एरिया कहलाता है हमारा फोटिक जोन। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको फर्दर आगे बढ़ा रहा हूं। जिस एरिया तक हमारे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है वो एरिया हो जाता है हमारा फोटिक जोन। जिस एरिया में लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है उस एरिया को क्या कहते हैं हम, एफोटिक जोन। आप जब पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और उसके लिए आपको क्या कहते हैं लेक्चर वीडियो के रिलेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, और जो कि हमारी वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल हो रही है। मतलब अभी क्या कहते हैं हम फर्स्ट पेपर चल रहा है, बट इसके बाद सेकंड पेपर पे आएगा। तो अगर आपने बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और हमारे कोर्स से ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो कहते हैं एफोटिक जोन हो गया, फोटिक जोन हो गया। अब इसके नीचे जो एकदम एकदम लास्ट जो एकदम डेड एंड सीन है यहाँ पे, अब इस जोन को भी नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कि मडी मडी एरिया सब उसके लिए मैं इसलिए बना रहा हूं। तो इस एरिया को कहा जाता है, हम कहते हैं बेंथिक जोन। ठीक है, तो ये हम समझ गए क्या कहते हैं लिटोरल जोन कहाँ होता है, लिग्नेटिक जोन कहाँ होता है, फोटिक जोन कहाँ होता है, एफोटिक जोन कहाँ होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या थर्मोक्लाइन रीजन भी होता है। ठीक है, तो वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हमने खाली क्या करना था, लिटोरल जोन एंड लिग्नेटिक जोन समझना था। लिटोरल जोन क्या होता है, जो शोर साइड होता है जहाँ पे टाइडल वेव्स अटैक कर रही होती है, उस एरिया को होते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं नदी का जो किनारा, सॉरी जो अगर पॉन्ड बोले लेक बोले उसका जो किनारा होता है, साइड स्लोप होता है, वो हमारा क्या होगा, लिटोरल जोन होगा। जिस एरिया में कहते हैं हमारे टाइडल वेव्स आके अटैक करती है, टाइडल वेव जहां से दिखनी स्टार्ट कर जाती है, वो चीजें क्या होगी, हमारी लिटोरल जोन होगी। जो ओपन वाटर वाला रीजन होगा वो क्या हो गया, हमारा लिग्नेटिक रीजन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज। देखिए लाइकेंस जो होते हैं, अगर मैं लाइकेंस की एक खूबसूरती बताऊं तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस सर सॉरी कलर पिक कर लाइकेंस क्या होते हैं, कहने बात कर तो लाइकेंस क्या होते हैं, कहां पे ग्रो करते हैं, ग्रोज विदाउट रिक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसका रिकवरी कहां से कर लेते हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट्स की रिकवरी कहां से करते हैं, न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट डील्ट विथ सॉरी न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट कहां से करते हैं, ये वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर से। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर वाटर एंड ये क्या करते हैं, हमने कहा कि ये सॉइल में ग्रो नहीं करता है, एंड इसका जो न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट होता है वो कहां होता है, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर में होता है। ठीक है, अगर वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर से अपने न्यूट्रिएंट का फुलफिलमेंट कर रहा है, तो अगर वाटर एंड जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है वो अगर पोल्यूटेड है, सपोज इट इज पॉल्यूटेड, नाउ इट इज पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी क्या कहते हैं इसका जो नॉर्मल जो क्या कहते हैं लेवल है, इसके अंदर जितने भी गैसेस है या फिर कोई भी क्या कहते हैं केमिकल्स फ्लो कर रहे होंगे वाटर में, एयर में, तो वो सारी की सारी उनका क्या कहते हैं डिसबैलेंस हो गया उनका मैनेज। ठीक है, तो अब इसको तो चाहिए परफेक्ट कंडीशन में, और जब ये पॉल्यूटेड होगा तो इसको परफेक्ट कंडीशन में नहीं मिल पाएगा। तो परफेक्ट कंडीशन नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइकेंस वैनिश। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब वाटर एंड एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी तो लाइकेंस क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे वाटर एंड एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अब बायो इंडिकेटर मतलब क्या है, इंडिकेटर तो समझते हैं, बायो इंडिकेटर मतलब क्या है कि एक बायो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमने कहा क्या इसको बायो इंडिकेटर। कीमो इंडिकेटर, अगर कोई केमिकल से बात कर रहे हैं तो वो है कीमो इंडिकेटर। तो हमने क्या कहा कि लाइकेंस आर बायो, बेसिक बात है दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हमने कहा कि दीज आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन। अगर किसी एरिया में लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं तो दैट मींस दैट एरिया एयर और क्या कहते हैं वाटर वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। अगर वहां पे पॉल्यूशन है वाटर एंड एयर पे अबव द टॉलरेंट लेवल ऑफ लाइकेंस, तो क्या होगा, वहां पे लाइकेंस उगेंगे नहीं, तो वो एरिया हो जाएगा क्या हमारा पॉल्यूटेड विद वाटर एंड एयर। हम यहाँ पे खाली वाटर एंड एयर पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं लाइकेंस से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज इट इज। अब इसमें जाने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है।
ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल में कंसर्न नहीं करना है अभी, सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है कि ये ट्रैप्स द हीट फ्रॉम सनलाइट, और अगर ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए तो ये कहते हैं आईआर, इंफ्रारेड लाइट, किससे हीट को क्या करते हैं, ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सनलाइट की बात कर रहा हूँ, इंफ्रारेड हो गया, यूवी रेज हो गया, इससे क्या करते हैं, मैं ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा हूँ, तो आईआर एंड यूवी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये इस हीट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड फिर री रेडिएट करते हैं इट इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, फिर उसको री रेडिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं ऑप्शन देखने, ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट, अब हमने कहा कि सनलाइट फोटॉन्स जो क्या कहते हैं सनलाइट बट ट्रैप्स हीट, क्या क्वेश्चन, क्या ये आंसर सही होगा, फिर क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट टू हीट बट ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है। ये दो ऑप्शन पहले देख लीजिए, क्या कहते हैं, हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ए और बी में क्या है कि एक में कहा कि इसने सनलाइट को क्या कहते हैं जाने देता है, जो लाइट वो जाने देता है, बट हीट को ट्रैप कर लेता है। अब देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेस की एक खूबी होती है, ये क्या होती है, दे डोंट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, दे डोंट एब्जॉर्ब, सॉरी, दे डोंट एब्जॉर्ब विजिबल रेज और लाइट, ठीक है, यानी कि जो कि हमारे होते हैं 450 नैनोमीटर से अराउंड 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर देना मेरे को, ठीक है। तो दे डोंट एब्जॉर्ब, बट मुझे कंफर्म है कि यहीं तक है, तो ये क्या होता है हमारा बिब्गियर रीजन, जो आपने पढ़ा होगा कई बार, ठीक है। तो ये बिब्गियर रीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम कि ये सनलाइट जिसको हम देख सकते हैं विजिबल रेज, उसको क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट उसको जाने देता है, बट हीट को ट्रैप करता है, तभी तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनेगा। तो क्या कहते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट ट्रैप्स हीट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस ये करती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी इसीलिए यही रीजन यही काम करती है, बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट ट्रैप्स आईआर नॉट यूवी, इट ट्रैप्स आईआर, यूवी को कौन करता है अब्सॉर्ब, यूवी को अब्सॉर्ब करता है O3 ओजोन, ठीक है, जो कि हमारा कंसर्न है नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्यों बनता है, क्योंकि वो आईआर से हीट को अब्सॉर्ब करता है, आईआर फोटोन को रेडिएशन को हिट करता है एटमॉस्फेयर, और फिर वापस जब एटमॉस्फेयर में आता है तो उसको री रेडिएट करता है। इससे क्या करता है, जो क्या कहते हैं ओजोन के अंदर हमारा जो कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है ग्लोबल वार्मिंग या फिर हीट को बढ़ाता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं आईआर एंड यूवी में, तो हीट किसका ज्यादा होगा, आई आर इज मच हॉटर देन यूवी, बट अगर हम रेडिएशन की बात करें तो यूवी रेडिएशन आर क्वाइट बिट मोर डेंजरस, ठीक है। अब यूवी भी तीन टाइप के होते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, यूवीसी आर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होते हैं इनमें, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होने का कारण क्या है कि ये जल्दी जल्दी क्या कहते हैं खत्म हो जाते हैं, डिकेइंग रेट इसका बहुत जल्दी होता है। बी क्या करते हैं, हमारे स्किन तक पहुंच जाते हैं, स्किन तक पहुंच के हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, यूवीबी जो रेज होती है। यूवीए करते हैं हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके फिर अंदर तक क्या कहते हैं वो रेडिएशन को कर देते हैं। तो सबसे खतरनाक जो हमारी ये क्या होती है हमारी ये होती है। अब यूवीए, यूवीबी, यूवीसी इनको अब्सॉर्ब कौन करता है, हमारा ओजोन, जिसे कहते हैं हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर क्या करता है, जब सनलाइट से हमारी यूवी रेडिएशन आती है तो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है मोस्टली, ठीक है, मोस्ट पार्ट अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है रेडिएशन से हम यूवी रेडिएशन से बचे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस बिकॉज इट ट्रैप्स हीट एंड ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट। सनलाइट मतलब क्या कर रहे हैं हम विजिबल रेज की बात करें, जो 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है कि हमारे फूड चेन की बात कर रहे हैं, हम फूड लेवल की बात कर रहे हैं। ट्रॉफिक मतलब हम बात, जैसे ही कहीं पे ट्रॉफिक आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक, होमोट्रॉफिक, यस ये जब आएंगी, होमोट्रॉफिक नहीं, ठीक है, सॉरी, होमोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, होमोट्रॉफिक को काट देना वहां से, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो जब ट्रॉफिक लेवल की बात करें, टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम फूड की बात कर रहे होते हैं, मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम या फिर क्या कहते हैं एनर्जी रिलीज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जब क्या कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्यूसर, फिर क्या आता है हमारा कंज्यूमर, ठीक है, फिर एट द एंड क्या कहते हैं डिकम्पोजर को हम इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है, रहने देते हैं। देखिए अब कंज्यूमर में दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं, तीन टाइप के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो टर्शियरी आर द एपेक्स प्रेडेटर भी बोल सकते हैं, जिनको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं था, उनको कौन खत्म करता है, उनको खत्म करता है हमारा डिकम्पोजर, ठीक है। और इस फूड चेन में, ये जो हमारा फूड चेन है, हम ऐसे को थोड़ा सा पिरामिड टाइप का बना लेते हैं अभी, ठीक है। ये जो फूड चेन है, इसमें क्या कहते हैं ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, ठीक है, और डिकम्पोजर से कहाँ जा रहा है, वापस एटमॉस्फेयर जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, कंज्यूमर डिकम्पोजर। ये चीजें, ये चेन चलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जिसे कहते हैं हम फूड चेन। अब जब बात कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय ओनली हर्बाइवर्स, क्या सिर्फ प्रोड्यूसर एनर्जी चेन को प्रोड्यूस कर मेंटेन करके रख सकते हैं, नहीं, एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर के लिए भी एनर्जी नहीं बची रहेगी, क्योंकि वो वापस आएगी ही नहीं, जब वो कहते हैं रिन्यूअल होगा ही नहीं उसका, तो प्रोड्यूसर को भी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स मिलके या फिर क्या कहते हैं प्रोड्यूसर मिलके, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, हर्बीवोर्स मतलब क्या हुए, हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि कहते हैं जो प्लांट को फीड करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर हम जब बात कर रहे होते हैं, हमें कंज्यूमर में तीन चीजें होती हैं, अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीन डिग्री होती है कंज्यूमर की। तो प्राइमरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं, और जो टर्शरी होते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसको फिट करने वाला डिकम्पोजर के अलावा कुछ नहीं, ये अपने आप मरते हैं, अपने आप सड़ते हैं, ये वाला हो गया इनका ये सीन, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स नहीं बन सकते हैं, कोई एनर्जी का ट्रांसफर, क्योंकि ना उनको प्रोड्यूसर से एनर्जी मिल रही है, तो वो कैसे कैसे बनाएंगे कोई ट्रैफिक लेवल, ना ही सिर्फ और सिर्फ प्लांट, ना ही सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर मिलकर बना सकते, ना ही बैक्टीरिया, मतलब क्या है, ना ही हर्बीवोर, ना ही प्लांट, नहीं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब हम बात करें डिकम्पोजर्स की बात करें, ना कि सिर्फ ये सबके सब एक साथ जब कंबाइन रहेंगे तो बनेगा ट्रॉफिक लेवल, और जिसको हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ठीक है। फूड चेन कैसा होता है कि मेढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध खाता है, ये वाला सीन, ये समझ रहे हो ना, ये वाला फूड, ये होता है फूड चेन। फिर मेढक फिश खाता है, फिश फाइटोप्लैंक्टन खाता है, जो प्लैंक्टन खाता है खा लेता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ये होता है हमारा फूड चेन। जैसे फूड चेन की बात करें, ये तो मैंने कहते हैं एनर्जी का पिरामिड बना रखा है, बट जो फूड चेन होती है वो कैसी होती है, ऐसे वाला, ये क्या कहते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, या फिर प्लैंक्टन लिखता हूँ, प्लैंक्टन है, प्लैंक्टन को क्या कहते हैं, फिश, छोटी फिश हो रही है, छोटी फिश को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को क्या कहते हैं, ईगल, या फिर जो भी बोल लेते हो आप। ओहो क्या लिख दिया मैंने, ईगल खाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसे कहते हैं फूड चेन। तो सिंपल वही है कि कहते हैं हमारा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एंड लास्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे भी एक कंज्यूमर हो गया, जिसे कहते हैं फोर्थ, या फिर कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इन ये होते हैं हमारे क्या कहते हैं कंज्यूमर। इन केस ऑफ इन दिस सीरीज ईगल क्या है, हमारे एपेक्स प्रेडेटर है, इस फूड चेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए ट्रॉफिक लेवल्स कैसे बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीडीटी। देखो डीडीटी को हमने पहले क्या होता है, पहले के टाइम में अगर आप तो भी कोई शायद आपको नहीं मिलता होगा, कहीं भी देखा नहीं होगा आपने, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि घरों घरों में ना ये एक कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड जैसा यूज किया जाता था, ठीक है। तो डीडीटी का काम क्या था कि ये घरों में क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूटिलाइज करा जाता था। तो ये क्या होते थे कि पहले बहुत ज्यादा यूज करे जाते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 टू 1990 के बीच की बात कर रहा हूँ। फिर जब लोगों को पता चला कि डीडीटी क्या है, कि
ये चलो इंसेक्ट को तो मारता है, बट क्या है ये धीरे धीरे जो उसके सराउंडिंग में एरिया है, जैसे कि सपोज अभी तो सभी के पास क्या कहते हैं पक्की बिल्डिंग से, उन दिनों क्या कहते थे कहते अभी क्या कहते हैं जो फील्ड लैंड है, जो क्रॉप लैंड है, वो अभी कम है ना, पहले ज्यादा होती थी, पहले लोग ज्यादा क्या कहते हैं फार्मिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, तो क्या करते वो जब उनको छिड़कते थे, वो खेतों वगैरह में उनको मिलता था, ठीक है, तो छिड़क देते थे वो, तो उससे क्या होता कि जो क्रॉप लैंड है उसकी पावर खत्म हो जाती थी, और धीरे धीरे क्या करते थे वो उस एरिया को धीरे धीरे बंजर बनाते थे। ठीक है, एंड इसका मेन रोल तो होता था कि इंसेक्ट को मैनेजमेंट का, इंसेक्ट के एग्स लार्वा को खत्म कर देना, बट इसके साथ साथ क्या करते ये डिग्रेडेबल नहीं थे, मतलब क्या है कि इनको ये डिग्रेड नहीं होते थे, ये जैसे थे वैसे, इट्स लाइक सपोज कर लिए प्लास्टिक जैसा है, बट ये उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो इसलिए जब 1990 1995 के अराउंड लोगों को पता चला कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव, सॉरी इतना ज्यादा हानिकारक है, इतना ज्यादा क्या कहते हैं इसका अफेक्ट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, तो लोगों ने इसका यूज बंद कर दिया, डीडीटी का यूज बंद कर दिया। अब डीडीटी कैसा है, मैंने कहा कि ये डिग्रेडेबल नहीं था। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, देखिए एंटीबायोटिक पे होगा नहीं, क्योंकि ये पहले हमने कहा दिया कि इंसेक्ट पेस्ट मैंने कहा मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पोल्यूटेंट है बट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ है कि जब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब कोई कहते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह हो गए ना, बैक्टीरिया हमारे डिकम्पोजेस हो गए ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसको कहते हैं डिकम्पोजेस, डिकम्पोजेस डीईटी, तो क्या होता था ये तब होता बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है, हाँ, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिकम्पोज नहीं होता है उससे, क्या कहते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो ऑर्गेनिज्म से, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, मतलब पोल्यूटेंट भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। इसको क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑटोमेटिकली जो नेचर से क्या कहते हैं डिग्रेड नहीं होगा, इसको कहते हैं, इसके लिए हमें आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मेन ऑफिस ऑफ डब्ल्यूएचओ इज है। अब ये देखो इसमें तो कुछ समझने ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आपको पता है तो पता है, आपको नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। इसमें क्या कहते हैं समझने ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा न्यू दिल्ली, जो कि होता है हमारे, अगर मैं बात करूं तो मेन, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, उत्तरकाशी, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, तो मेन ऑफिस हम इसका मतलब, अब ये सारे के सारे इंडियन स्टेट या फिर इंडियन प्लेसेस की जगह, प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द मेन ऑफिस ऑफ डब्ल्यूएचओ इज इंडिया, सॉरी इन इंडिया में कहाँ पे है, मतलब क्या है कि इंडिया का जो मेन ऑफिस है, द मेन ऑफिस इंडिया ऑफ डब्ल्यूएचओ इज एट न्यू दिल्ली। बट अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, जो मेन ऑफिस है वो क्या होता है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जो मेन ऑफिस डब्ल्यूएचओ का है वो कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट है कि नेशनल पार्क इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन। अब नेशनल पार्क जो बनते हैं, अब देखा होगा यहाँ पे रामनगर में है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एक सबसे, एक राजा जी नेशनल पार्क करके भी है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे नेशनल पार्क होते हैं ना, तो नेशनल पार्क का मीनिंग क्या होता है, वो उसको वो बनाती क्या है, तो नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क इसलिए बनाते हैं ताकि हम कहते हैं प्रोटेक्ट कर सके। तो अब इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नेशनल पार्क के थ्रू हम प्रोटेक्ट किसको करना चाहते हैं, फ्लोरा, फोना, फ्लोरा एंड फोना एंड द एंटायर इकोसिस्टम। फ्लोरा मतलब क्या होता है कि जो प्लांट लाइफ है, फोना मतलब क्या होता है जो एनिमल लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना का मतलब है कि इनको दोनों को, प्लांट लाइफ को भी एनिमल लाइफ को, या फिर पूरे एंटायर इकोसिस्टम को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन ए भी सही है कि हाँ प्लांट, हम प्लांट लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फोना मतलब हम एनिमल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फ्लोरा एंड फोना मतलब हाँ एनिमल एंड प्लांट लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हम वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कहते हैं एटमॉस्फेरिक जो चीजें हैं, गैस है, उन सारी चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को मेंटेन करना चाहते हैं, और वो सारी चीजें किस में आएगी, एंटायर इकोसिस्टम में आएगी। तो इन चारों को चारों ऑप्शन सही है, बट विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, ना हम सिर्फ फ्लोरा, ना सिर्फ फोना, ना सिर्फ फ्लोरा एंड फोना, हम पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर से मतलब 0 to 100 तक हर चीज को उसमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन नेटालिटी, नेटालिटी मतलब क्या है कि हमारा बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट
बिकम्स इक्वल टू मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी मतलब क्या है, डेथ रेट। ठीक है, अब क्या करें, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारे टोटल टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास 200। ठीक है, अब डेथ रेट मतलब क्या है कि सपोज कर डेथ रेट हम बात कर रहे हैं मंथली के हिसाब से बात कर लेते हैं, मंथली मंथली स्पीड में बात कर लेते हैं बर्थ रेट। ठीक है, तो मंथली क्या है हमारा, बर्थ रेट है 20 एंड डेथ रेट भी है 20। तो मतलब क्या है कि 200 में से जब 200 में से बर्थ रेट हो रहा है हमारा क्या 20, मतलब इसमें ऐड हो रहा है 20। ठीक है, और तो ये कितने हो गए 220, बट उसी मंथ में क्या हो रहा है कि माइनस भी हो रहा है 20, मतलब डेथ भी हो रही है 20, तो 200। तो हमने जहां से स्टार्ट किया था 200 वहीं पे आके खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज क्या स्टेबल है। तो जो जब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, मतलब व्हेन नैटेलिटी बिकम्स इक्वल टू मोर्टेलिटी द पॉपुलेशन शैल बी स्टेबल। ठीक है, अब इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग जब हुआ बर्थ रेट बी आर जब मोर होगा डी आर से। मतलब क्या है कि अगर बर्थ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जो पैदा होने वाले की संख्या ज्यादा है कंपेयर टू द मरने वाली संख्या। वहीं अगर हम बात करें डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, बी आर इज लेस देन डी आर, मतलब डेथ रेट ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, पॉपुलेशन के वैनिश होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन वैनिश होने के चांसेस होते हैं, बट इस कंडीशन में क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन होने के भी चांसेस होते हैं, ओवर। और ओवर पॉपुलेशन अल्टीमेटली लीड टू द वैनिश हो जाने का, वो भी अल्टीमेटली लीड वही करता है खत्म होने। इसलिए क्या कहते हैं, एक जो परफेक्ट कंडीशन होता है वो क्या कहते हैं कि जहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से इक्वल हो, ये बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट इक्वल हो। ठीक है, तो कहते हैं ओवर पॉपुलेशन को ये ले आता है। तो इंडिया अभी किससे जूझ रहा है, ओवर पॉपुलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसलिए क्या कहते हैं ढेर सारी क्या कहते हैं हमारे स्कीम्स आ रही है, इसमें कहते हैं हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, हु डिफाइंड इकोलॉजी एज द साइंस ऑफ ऑल द रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू ऑल देयर एनवायरमेंट्स। ये वही वैसा वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तभी आप अटेम्प्ट करिए, वरना इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, अटेम्प्ट फिर भी करिए। बट अगर आपने पढ़ा है ध्यान से हर एक चीज को, तो आपने पता होगा कि ये किसने कहा था, हमारे अर्नेस्ट हैकेल साहब ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स, मतलब क्या है कि जो ऐसी कोई नेचुरल सोर्स, a natural source which is natural source which is exhaustible, मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं एंड अगेन इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम पेट्रोलियम को यूज करके फिर उसको रिन्यू कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते। हम जो हमारे पास है कोटा, हमारे पास जितना दिया मिला है हमको, हम उतना ही रख सकते हैं, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते। पेट्रोलियम नहीं होगा, कोल भी नहीं होगा। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स विल बी फॉरेस्ट, और मिनरल्स को भी हम खुद से बना या मिटा नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉरेस्ट। एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर, एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर, देखिए एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम भी है एस्कॉर्ट मस्क डियर सेंचुरी। ठीक है, एस्कॉर्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे तो क्वेश्चन के लिए उन्होंने एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखा है। जो तो वाइल्ड लाइफ है इसमें कहते हैं कि एस्कॉर्ट मस्क डियर सेंचुरी। तो इसका सिंपल सा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे मस्ट डियर। देखिए आपके क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं जो एनवायरमेंटल, अभी सेकंड पेपर में हमने क्या करें, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या फिर कंजर्वेशन बायोलॉजी की बात करें, तो कंजर्वेशन बायोलॉजी वाले चैप्टर में आपने क्या चीजें पढ़नी है, नेशनल पार्क पढ़ने हैं, सेंचुरीज पढ़ने हैं, कंजर्वेशन या फिर प्रिजर्वेशन कहाँ पे कौन चीज का हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, पढ़नी है। आपने ऐसी वो स्पीसीज पढ़नी जो खत्म हो रही है, वो स्पीसीज पढ़नी जो खत्म हो सकती है अगले 10 साल में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपने पढ़ना है। अगर आपने कहते हैं कंजर्वेशन बायोलॉजी को क्या कहते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट कॉजेस रिएक्शंस दैट प्रोडक्ट्स, मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या है उसके रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अल्ट्रावायलेट रेज की, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे है, तो अल्ट्रावायलेट रेज सपोज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे होती है हमारे पास, क्या कहते हैं CO2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से इफेक्ट हो जाती है।
ठीक, तो सबसे जो बेसिक हमारे पास अभी क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करने के लिए सबसे सफिशिएंट होता है, वो कौन सा गैस होता है, वो होता है ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, जब सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या करता है, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है, अल्ट्रावायलेट अल्टीमेटली है तो वो एनर्जी ही ना, तो ये क्या करता है, ये हमारे अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, O2 नाउ बिकम O प्लस O। ठीक है, अब ये O2 O प्लस O मतलब एटॉमिक लेवल पे ऑक्सीजन बन जाता है। अब एटॉमिक ऑक्सीजन जब बन जाता है तो ये आप फ्री टू रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बनना चाहिए। अब ये फ्री टू रिएक्ट हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अब इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और अब ये क्या बना देते हैं हमारे पास O3, जो कि होता है हमारा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जब O3 बन जाता है, अब जब O3 बन जाता है, अब ये O3 मतलब क्या है, अल्टीमेटली जब हम O3 की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी क्या कहते हैं कन्वर्ट हो गई है ऑक्सीजन बॉन्डिंग में। तो ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, इस बॉन्ड पे क्या कहते हैं पूरी की पूरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो O3 अब बन गया, O3 मतलब क्या होता है हमारा ओजोन। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज जब डिफ्यूज हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके सिंगल मॉलिक्यूल या फिर एटॉमिक मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, और वो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जाके क्या करता है, बाइंड करता है, और वो क्या बनाता है हमारा अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या फिर हम जिसे कहते हैं O3 और ओजोन। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट बना, क्या बना हमारा, ओजोन बना। तो ना ही फ्लोराइड्स होगा, ना ही सल्फर ऑक्साइड होगा, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अल्टीमेट एग्जांपल आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो वाइड रेंज को सपोर्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो नैरो रेंज को सपोर्ट करते हैं। तो हम अल्टीमेटली जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। अब स्टेनोथर्मल क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेनोथर्मल, आप अगर इकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल, स्टेनोहलाइन, यूरीहलाइन वाले वर्डिंग आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने क्या कहते हैं वो चीजें डिटेल में पढ़नी है तो जरूर जाइए, ज्वाइन करिए हमारे क्लासेस। ठीक है, एंड अगर आप इससे सेटिस्फाइड तो अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टेनोथर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल में क्या होता है, स्टेनो बाय मीन क्या होता है हमारे पास, नैरो। हम स्टेनो जब बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, नैरो, नैरो रेंज मान लेते हैं, नैरो रेंज। थर्मल मतलब क्या कहते हैं हमारा, थर्मल तो हुआ हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है, लेकिन चलो स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब क्या होता है जो हमारा यूरी थर्मल होता है, ऑप्शन सी यूरी थर्मल, वो क्या होता है हमारा वाइड रेंज। जो यूरी मतलब होता है वाइड रेंज, स्टेनो मतलब होता है नैरो, छोटा। ठीक है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिक दैट कैन थ्राइव इन वाइड रेंज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यूरी। अगर ये पूछा जाता है कि शॉर्ट रेंज को टॉलरेट करता है तो वो कौन सा हो जाता है हमारा, स्टेनो थर्मल। मतलब ये दो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर मैं स्टेनो थर्मल की बात करूँ, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या कहते हैं अगर टेम्परेचर में अगर मान लीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका एनवायरनमेंट का कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा +- 2 डिग्री का ही ये क्या कहते हैं इफेक्ट सह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट इन केस ऑफ यूरी थर्मल ये क्या कहते हैं वाइड रेंज टॉलरेट करते हैं, तो ये अगर 20 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर रह सकता है, तो ये +- सपोज 15 डिग्री और सह सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि वाइड रेंज वाला और नैरो रेंज वाला आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यूरी थर्मल एंड स्टेनो थर्मल आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्या कहते हैं बीसी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है 2016 का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो
अगर आपने क्या कहते हैं क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है अभी तक हमारी, तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। qtips.in पे जाके आप हमारी जूलॉजी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुकी है 4 अप्रैल 2022 से। ठीक है, अगर आप मेरा कोड प्रेरणा10 का यूज करते हैं तो आपको जूलॉजी के जो सारे कोर्सेज हैं उसके उन पे क्या कहते हैं आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का क्या कहते हैं ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सुनने के लिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा।